वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी एक काल्पनिक रचना है और इसे 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के वयस्क पाठकों के लिए अभिप्रेत किया गया है। इसमें दिए गए सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान, घटनाएं और दुर्घटनाएं या तो लेखक की कल्पना का उत्पाद हैं या काल्पनिक तरीके से उपयोग किए गए हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति या किसी वास्तविक घटना से कोई भी समानता पूरी तरह से संयोग मात्र मानी जाएगी। मल्लिका अपने शिष्यों के चेहरों पर भाव देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। उसके चारों शिष्यों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। ऊपर बताए गए सभी निषिद्ध क्षेत्र उन्हें दुर्गम लग रहे थे और हर एक पिछले वाले से भी ज्यादा बेतुका लग रहा था। इन खतरनाक स्थानों का निर्माण किसने या किसने किया? शांत हो जाओ, ये उतना बुरा नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, मल्लिका ने अंततः कहा, अपने शिष्यों की प्रतिक्रिया का पूरा आनंद लेते हुए। आपको अब तक हर जोन की बारीकियों पर ध्यान देना चाहिए था। उनमें कुछ जगहें ऐसी हैं जो किसी खास तत्व से पूरी तरह मेल खाती हैं। पत्थरों की घाटी जमीन है, बर्फ की गुफाएं बर्फ है, बिजली की घाटी बिजली है, भूल भुलैया नदी पानी है, लावा झील आग है, विंड क्लिफ हवा है। जैसा कि मल्लिका ने कहा, उन्होंने सचमुच इस पैटर्न पर ध्यान दिया। केवल 3 क्षेत्र किसी भी तत्व से संबद्ध नहीं थे: डोपलगैंगर का जंगल, मृतकों की झील और कीट झुंड की गुफाएं। एडवेंचरर गिल्ड के अस्तित्व के वर्षों में और कई बाहरी लोगों के प्रयासों की बदौलत, जो बेसब्री से बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे थे, कई पैटर्न सामने आए हैं। मैंने खुद इस काम में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। फिलहाल ज्यादातर निषिद्ध क्षेत्रों का कमोबेश अध्ययन हो चुका है, मल्लिका ने आगे कहा। फिर उसने अपनी नज़र यूलालिया पर घुमाई। उन्होंने कहा, मैंने आपसे निषिद्ध क्षेत्रों के केंद्रीय भाग में जाए बिना उनका अन्वेषण करने को कहा था, ताकि आप व्यावहारिक कौशल प्राप्त कर सकें और आज के लिए तैयार हो सकें। यूलालिया सबसे लंबे समय तक मल्लिका के नेतृत्व में रही और उन्होंने तीसरे शहर के पास स्थित कुछ निषिद्ध क्षेत्रों के बारे में जानकारी साझा की। मल्लिका ने उसे शोध के लिए वहीं भेजा। यूलालिया को पहले ही एहसास हो गया था कि उसके मालिक आज के दिन की तैयारी बहुत पहले से कर रहे थे। उसने हार नहीं मानी और इस पूरे समय वो सही लोगों का इंतजार कर रही थी। ये समझते ही उसने अपनी 3 छोटी सहेलियों की तरफ देखा। पहला था निमो। उसके प्रकट होते ही मल्लिका ने अपनी योजना शुरू कर दी थी। यूलालिया और निमो को इसके लिए तैयार कर रही थी। हालांकि ईदान और अराबेल के प्रकट होने से उसकी योजनाएं पूरी तरह बदल गईं, लेकिन इससे सफलता की संभावनाएं और बढ़ गईं। यूलालिया को इस बात का पूरा यकीन था, क्योंकि इस जोड़े के प्रकट होने के बाद से मल्लिका काफी बदल गया था। निमो के प्रकट होने का भी उस पर उतना असर नहीं हुआ जितना इस जोड़े का हुआ। मुख्य पैटर्न इस प्रकार है: प्रत्येक रीसेट के साथ निषिद्ध क्षेत्रों का स्थान बदल जाता है, जैसा कि उनकी आंतरिक संरचना में होता है। इसलिए उनका अध्ययन करना अधिक से अधिक कठिन हो जाता है, क्योंकि आपके द्वारा पहले से ज्ञात पथ और भूभाग अप्रासंगिक हो जाते हैं। और निषिद्ध क्षेत्रों के अंदर लागू होने वाला सबसे महत्वपूर्ण नियम सबसे मजबूत का नियम है। सीधे शब्दों में कहें तो सभी राक्षसों और प्राणियों का रैंक निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने वाले सबसे मजबूत प्राणी के रैंक से अधिक नहीं होगा। मल्लिका ने शिष्यों को अपनी बात समझने के लिए थोड़ा रुककर कहा। उनके भावों में आए बदलाव को देखकर उसने आगे कहा, हाँ, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि मेरा क्या मतलब है। अगर आप चारों किसी निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तो उस क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली प्राणी का रैंक आपके समूह के सबसे शक्तिशाली प्राणी के बराबर होगा, और ये यूलालिया के प्लैटिनम रैंक के अनुरूप होगा। वो बिल्कुल अलग बातचीत थी। अगर मल्लिका की बातें सच थी, तो कम से कम उनके सच होने की कुछ संभावना तो थी। चिंता मत करो, अंदर मौजूद सभी जीव प्लैटिनम रैंक के नहीं होंगे। केवल सबसे शक्तिशाली ही सबसे शक्तिशाली उम्मीदवार के रैंक से मेल खाएगा। बाकी 1 या 2 स्तर नीचे होंगे। उम्मीदवार? ईदान ने मल्लिका के शब्दों में ये वाक्यांश तुरंत पकड़ लिया। हाँ, उम्मीदवार। एडवेंचरर्स गिल्ड और निषिद्ध क्षेत्रों का पता लगाने की कोशिश करने वालों ने ये निष्कर्ष निकाला कि वे प्रकृति द्वारा नहीं बल्कि कृत्रिम रूप से बनाए गए थे। उनकी विशेषताएं परीक्षण क्षेत्रों से बहुत मिलती जुलती हैं। मैं भी कई प्रयासों के बाद इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। हालांकि कई लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे, लेकिन कोई भी निश्चितता से नहीं कह सकता कि ये सच है। अभी तक कोई भी निषिद्ध क्षेत्रों पर विजय नहीं प्राप्त कर सका है, और कोई नहीं जानता कि वो क्या छिपा रहे हैं। केवल मैं ही नहीं, बल्कि उच्च क्षेत्र से कुछ बाहरी लोग भी कुछ निषिद्ध क्षेत्रों के केंद्रीय भाग तक पहुंच चुके हैं। हमने वहां जो देखा और सीखा, उससे हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जो कोई भी निषिद्ध क्षेत्र पर विजय प्राप्त करेगा या वहां से गुजरेगा, उसे लिम्बो छोड़ने का अवसर मिलेगा। और निषिद्ध क्षेत्रों के बीच में क्या है? ईदान ने पूछा। सिर्फ वो ही नहीं, बल्कि बाकी सब भी ये जानने के लिए उत्सुक थे कि मल्लिका और बाकियों ने ऐसा क्या देखा जिससे उन्हें पूरा यकीन हो गया कि लिम्बो से बाहर निकलने की कुंजी वहीं छुपी है। थोड़ी देर रुकने के बाद मल्लिका ने केवल एक शब्द कहा, मंदिर।
मंदिर? यूलालिया ने फिर पूछा। हाँ, मल्लिका ने पुष्टि की। निषिद्ध क्षेत्र के बीचों बीच एक छोटा सा मगर भव्य मंदिर है। जिसने भी इसे देखा है, मुझे भी, उसे इस इमारत से एक अजीब सी उपस्थिति का आभास हुआ है। कोई नहीं जानता कि इस मंदिर के अंदर क्या है और कोई भी कभी वहां जाकर अपनी आंखों से सब कुछ नहीं देख सका है। और तो और उसके द्वार तक पहुंचना तो और भी मुश्किल है। ऐसा कहने के बाद मल्लिका ने कड़वी मुस्कान के साथ उन सभी क्षणों को याद किया जब वो निषिद्ध क्षेत्रों के केंद्र तक पहुंचने और मंदिर देखने में सफल रही थी। अनेक प्रयासों के बाद हमने पाया कि प्रत्येक रीसेट के साथ 9 निषिद्ध क्षेत्रों में से 3 में बेतरतीब रूप से एक मंदिर होता है। इसका मतलब है कि केवल 3 मंदिर हैं और 9 निषिद्ध क्षेत्रों में उनका स्थान हर बार रीसेट होने पर बदल जाता है। सभी ने लिम्बो मानचित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया, जिसमें 9 स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां निषिद्ध क्षेत्र स्थित हैं। मल्लिका के शब्दों से स्पष्ट हो गया कि निषिद्ध क्षेत्र लगातार स्थान बदलते रहते हैं और इन 9 में से 3 रहस्यमयी मंदिर दिखाई देते हैं जिनका स्थान रैंडम है। फिलहाल ऐसा लगता है कि सारा शोध एक गतिरोध पर पहुंच गया है। अभी तक कोई भी ये पता नहीं लगा सका है कि इन मंदिरों के अंदर क्या छिपा है। कठिनाई कई कारकों में निहित है। पहली बात तो ये तय करना जरूरी है कि 3 निषिद्ध क्षेत्रों में से किस में मंदिर दिखाई देंगे। दूसरे, उन तक पहुंचने का रास्ता बहुत खतरनाक और कठिन है। और अंत में अगर आप किसी तरह ये पता भी लगा लें कि मंदिरों में से कोई एक कहाँ स्थित है और किसी तरह वहां पहुंच भी जाएं, तो मंदिर का रक्षक सभी को वहां प्रवेश करने से पहले ही रोक देता है। मंदिर के रक्षकों के बारे में सोचते ही मल्लिका की शरीर में सिहरन दौड़ गई। तीनों मंदिरों का अपना एक रक्षक है जो किसी को भी अपने अंदर प्रवेश नहीं करने देता है। उन चारों ने, इदान, आराबेल, निमो और यूलालिया ने, अपने स्वामी के शब्दों में भय को बहुत तीव्रता से महसूस किया। कई लोगों ने गार्जियन को चुनौती देकर मंदिर तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसे हरा नहीं सका। यहाँ तक कि मैं भी ऐसा नहीं कर सका। कई प्रयासों के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं गार्जियन को नहीं हरा पाऊंगा। वे चारों मल्लिका के बातों पर विश्वास नहीं कर सके। मेरे सभी प्रयासों के बाद मुझे एहसास हुआ कि इस जगह पर क्या नियम लागू होते हैं। मल्लिका ने अपने शिष्यों के अविश्वास भरे चेहरों को देखते हुए कहा, जिस मंदिर में संरक्षक रहता है उसके चारों ओर एक पर एक नियम है। इसका मतलब है कि कोई भी समूह या भीड़ में संरक्षक पर हमला नहीं कर सकता। एक समय में केवल एक ही चुनौती देने वाला उसे चुनौती दे सकता है। जितना अधिक वे मल्लिका की बातें सुनते, उतने ही अधिक प्रश्न उनके मन में उठते। अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि वे अंत तक उसकी बात नहीं सुनेंगे और उसके बाद ही प्रश्न पूछेंगे। मल्लिका को सब कुछ करने में ज्यादा समय नहीं लगा। मास्टर, क्या आपको यकीन है कि हम ये कर सकते हैं? आयरबेल ने अनिश्चितता से पूछा। इस जोड़े के सामने लिम्बो से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने का काम था। इस काम को पूरा करने के लिए उनके पास लगभग 1 महीने का समय था। विवरण में ये स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया था कि कहाँ और क्या ढूंढना है। इस बात का भी कोई संकेत नहीं था कि निकास निषिद्ध क्षेत्रों में है। हालांकि उन्हें मिली जानकारी और अन्य कार्यों के आधार पर उन्हें एहसास हुआ कि सभी रास्ते वहीं जाते हैं। अब जबकि दंपति को हर निषिद्ध क्षेत्र और वहां उनका क्या इंतजार करता है के बारे में और ज्यादा जानकारी मिल गई है, तो उन्हें इस बात पर संदेह है कि क्या वे ये काम पूरा कर पाएंगे और अपनी दुनिया में वापस लौट पाएंगे। खासकर उन सभी नियमों को देखते हुए वे सोचे बिना नहीं रह सके कि क्या नियम बहुत ज्यादा नहीं है। मल्लिका अपने शिष्यों के चेहरों पर जटिल भावों को देखते हुए आयरबेल का प्रश्न सुनकर अपनी हंसी नहीं रोक सकी। मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि निषिद्ध क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने में आपके पास सफलता पाने की पूरी संभावना है, मेरे और कई अन्य लोगों के विपरीत। मल्लिका ने विश्वासपूर्वक उनकी ओर देखते हुए कहा। यद्यपि इससे थोड़ी मदद मिली, फिर भी शिष्य ये नहीं समझ पाए कि मल्लिका को इतना विश्वास क्यों था कि वे वो हासिल कर सकते हैं जो वो नहीं कर सकी। ठीक है, इस पर एक नज़र डालो। मल्लिका ने शिष्यों का ध्यान मानचित्र की ओर आकर्षित करते हुए कहा। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रत्येक शहर 10 में से 5 क्षेत्रों की सीमा से लगा हुआ है। केंद्रीय क्षेत्र को छोड़कर रीसेट के बाद शेष 4 में निषिद्ध क्षेत्र बदल जाएंगे। एडवेंचरर्स गिल्ड ने पता लगाया है कि 3 मंदिरों में से कम एक मंदिर इनमें से किसी एक क्षेत्र में दिखाई देगा। अगर हम किस्मत वाले रहे तो हमें 2 मंदिर मिलेंगे। मल्लिका ने उन 4 क्षेत्रों की ओर इशारा किया जो उजूरिया शहर की सीमा से लगे थे, जहां वे वर्तमान में स्थित थे। आपका मुख्य कार्य मंदिर पर विजय प्राप्त करना और उसके अंदर क्या है ये पता लगाना है।
आपको सभी 9 निषिद्ध क्षेत्रों और तीनों मंदिरों का अन्वेषण करने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल हमारा लक्ष्य ये पता लगाना है कि उनमें से कम एक में क्या छिपा है। उसके बाद ही हम आगे की कार्रवाई पर निर्णय ले पाएंगे। हो सकता है कि एक मंदिर पर विजय प्राप्त करना पर्याप्त हो, या हो सकता है कि हमें निषिद्ध क्षेत्रों में दिखाई देने वाले तीनों या सभी 9 का अन्वेषण करना पड़े। आखिरी विचार ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए और सब दुआ करने लगे कि एक मंदिर ही काफी होगा। अगर नहीं तो कम से कम 3, पर पूरे 9 नहीं। रीसेट के बाद प्रत्येक शहर में एडवेंचरस गिल्ड जल्दी से पता लगा लेगा कि निषिद्ध क्षेत्र कहाँ और किस क्षेत्र में दिखाई दिया है। गिल्ड हर बार इन क्षेत्रों के लिए अन्वेषण कार्य जारी करता है और आप साहसियों के एक समूह के रूप में इसका लाभ उठा पाएंगे। मिलिका ने निर्देश देना शुरू किया। प्रत्येक रीसेट के बाद गिल्ड पारंपरिक रूप से निषिद्ध क्षेत्रों का पता लगाने के लिए कार्य जारी करता है। ये कार्य हमेशा जारी बोर्ड पर पाए जा सकते हैं और इन्हें पूरा करने के लिए हमेशा लोग मौजूद रहते हैं। मिलिका ने अनुमान लगाया कि उन चारों के लिए निषिद्ध क्षेत्र के मध्य भाग तक जाना कठिन होगा, इसलिए उसने अन्य साहसियों के साथ एक समूह बनाने का सुझाव दिया ताकि वे मध्य भाग का और गहराई से अन्वेषण कर सकें। मिलिका ने इस कार्य को करने और अपने शिष्यों को अन्य साहसियों के साथ शामिल करने का जो निर्णय लिया, उसका एक कारण गिल्ड द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा थी। गिल्ड के सख्त नियम हैं, जिनके अनुसार जो साहसी एक ही कार्य स्वीकार करते हैं और एक समूह बनाते हैं, उन्हें आपस में संघर्ष नहीं करना चाहिए। समूह को गिल्ड द्वारा संरक्षित किया जाएगा। इसका मतलब है कि जो लोग कार्य के दौरान समूह पर हमला करने का साहस करेंगे, वे पूरे गिल्ड के दुश्मन बन जाएंगे। मिलिका अपने शिष्यों के साथ जाने में असमर्थ थी और वो हमेशा ये सुनिश्चित करने की कोशिश करती थी कि वे हर तरीके से सुरक्षित रहें। इनमें से एक तरीका गिल्ड के काम में शामिल होना था। गिल्ड के संरक्षण में उसके शिष्यों पर हमला करने की हिम्मत बहुत कम लोग करते थे। उन चारों के पास एडवेंचरस गिल्ड का सदस्यता कार्ड था और उन्हें असली एडवेंचरर माना जाता था। जैसे ही वे टास्क स्वीकार करेंगे और उसके लिए साइन अप करेंगे, भी तुरंत गिल्ड के संरक्षण में आ जाएंगे। ईदान खुद को एडवेंचरस गिल्ड के बारे में पूछे बिना नहीं रह सका। वो इस अजीब जगह पर कैसे मौजूद है और उनके कार्ड यहाँ क्यों मान्य है? मिलिका का जवाब आसान था। तीनों लिम्बो शहरों में से हर एक की एडवेंचरस गिल्ड की अपनी शाखा है, जो बाहरी दुनिया के मुख्य संगठन जुनूनिया का हिस्सा है। इन तीनों शाखाओं और बाहरी दुनिया के बीच का संबंध बहुत जटिल था और मिलिका इसे कुछ शब्दों में नहीं समझा पाई। उसने बात को सरल बनाने की कोशिश की और कहा कि बाहरी दुनिया में इन शाखाओं का अस्तित्व एक रहस्य बना हुआ है। हालांकि इन संबंधों की बदौलत वे बाहरी दुनिया से स्वतंत्रता पूर्वक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस बात से यूलिया सहित सभी हैरान रह गए। वो नहीं जानती थी कि गिल्ड में ऐसी क्षमताएं हैं। मिलिका ने समझाया कि गिल्ड ये जानकारी मुफ्त में नहीं देता। इसे पाने के लिए आपको एक अच्छी खासी कीमत चुकानी पड़ती है। इस शहर के नेताओं में से एक होने के नाते मिलिका को ये बहुमूल्य जानकारी प्राप्त थी। उसने चेतावनी दी, गिल्ड के संरक्षण में भी अपनी सतर्कता मत कम करना। हमेशा ऐसे लोग होंगे जिन्हें इस बात की परवाह नहीं होगी कि आप गिल्ड के संरक्षण में हैं या नहीं। दुनिया इतनी सरल नहीं है और हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ होने की संभावना बनी रहती है। उसने अपने अनुभव में पहले ही कई विश्वासघात और हत्या के प्रयासों का अनुभव किया है। और ये मत भूलना कि सिर्फ बाहरी लोग आप पर हमला करने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि स्थानीय लोग भी करेंगे। हालांकि नियम उन्हें पहले हमला करने से मना करते हैं, फिर भी वे आपको उकसाकर नियम तोड़ने के लिए मजबूर कर सकते हैं। ज्यादा संभावना यही है कि स्थानीय निवासी बाहरी लोगों के बीच छिपे होंगे। इसलिए पहले कभी हमला ना करें और अगर लड़ाई हो भी जाए तो अंधाधुंध हमला ना करें। सिर्फ उन पर हमला करें जो आप पर पहले हमला करने का साहस रखते हैं। ईदान और आयरबल के लिए मिलिका के चेतावनी के शब्द उन माओं के विदाई शब्दों जैसे थे जो अपने बच्चों को पहली बार स्कूल भेजते हैं। हालांकि वे पहले ही बड़े हो चुके थे, फिर भी वे मिलिका की चिंता को समझ सकते थे। मिलिका ने रीसेट से पहले बचा हुआ समय अपने अनुभव साझा करने और सलाह देने में बिताया। उन्होंने अभिभावकों और उनसे निपटने की रणनीतियों के बारे में विस्तार से बताया। और बेशक उन्होंने अपने विचार और सोच साझा की कि उन्हें क्यों विश्वास था कि वे निषिद्ध क्षेत्र में जीत सकते हैं। ये काफ़ी आसान निकला। शुरू से ही मिलिका को नीमो और उस आत्मा से बहुत उम्मीदें थी जिसके साथ उसने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। उसे यकीन था कि गार्जियन केवल नीमो की ताकत की बराबरी कर पाएगा, ना कि उस ताकत की जो उसने इजी के साथ अपनी क्षमताओं को मिलाकर दिखाई थी।
ये नीमो द्वारा उसके हमशक्लों के खिलाफ इस्तेमाल की गई रणनीति के समान था। वे उसके अंदर रहने वाले दूसरे प्राणी की नकल नहीं कर सकते थे। यही ईदान और आरबल के साथ भी हुआ। वे दोनों एक बिल्कुल ही अलग दुनिया से आई थी। मिलिका को नहीं पता था कि गार्जियन उन दोनों के खिलाफ कैसा व्यवहार करेगा, लेकिन उसे यकीन था कि गार्जियन नीमो की तरह उनकी पूरी ताकत का मुकाबला नहीं कर पाएगा। उन्होंने दंपति को ये भी समझाया कि स्थानीय लोग बाहरी लोगों से कैसे अलग हैं। स्थानीय लोग लिम्बो का हिस्सा हैं, इसलिए बाहरी लोगों की तरह वे इसकी सीमाओं से बंधे नहीं हैं। इस खोज ने निस्संदेह दंपति को आश्चर्यचकित कर दिया। सीधे शब्दों में कहें तो स्थानीय लोग लिम्बो छोड़ सकते हैं। प्रश्न उठता है कि मिलिका ने इसका फायदा क्यों नहीं उठाया? मिलिका का जवाब आसान था। स्थानीय बनने के लिए आपको लिम्बो को अपने अंदर संभाल लेना देगा और उसका हिस्सा बन जाना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब है कि आपको उसकी लत लग जाएगी। इसके अलावा किसी को भी यकीन नहीं था कि स्थानीय लोग वाकई जुनोनिया की बाहरी दुनिया में जा पाएंगे भी या नहीं। मिलिका ने कहा कि सिर्फ लिम्बो में ही नहीं, बल्कि दूसरे कालकोठरियों में भी तथाकथित स्थानीय लोग रहते हैं जिनके अधिकार लिम्बो के समान हैं। इसका मतलब है कि लिम्बो के स्थानीय लोग कालकोठरियों के बीच आ जा सकते हैं, लेकिन ये सवाल अभी भी खुला है कि क्या वे कालकोठरी से बाहर निकल सकते हैं। मिलिका उच्च लोक से आए बाकी बाहरी लोगों की तरह कालकोठरी की कैदी नहीं बनना चाहती। वे लिम्बो से बाहर निकलना चाहती हैं। समय बीतता गया और अगला रीसेट आ गया। पूरा शहर एक अवरोध से ढक गया और बाहर की दुनिया गायब हो गई। थोड़ी देर बाद शहरवासियों के सामने वो फिर से प्रकट हो गई। अपने गुरु के मार्गदर्शन में 4 लोगों का एक समूह एडवेंचरर्स गिल्ड में निषिद्ध क्षेत्र की खोज के मिशन पर गया। वे आसपास के क्षेत्रों में कौन से 4 निषिद्ध क्षेत्र दिखाई दिए हैं, इसकी जानकारी मिलने का इंतजार कर रहे थे। उसूरिया शहर में एडवेंचरर्स गिल्ड की शाखा शहर के बिल्कुल बीचों बीच स्थित एक भव्य इमारत थी, जिस पर एक चमकदार साइन बोर्ड लगा था। इसकी जगह इतनी अच्छी तरह चुनी गई थी कि शहर के बीचों बीच पहुंचकर कोई भी वहां से गुजर नहीं सकता था। एक और रीसेट के बाद इमारत में चहल पहल बढ़ गई थी। ज्यादातर निवासियों के लिए एक नया हफ्ता शुरू हो गया था। ग्राहकों का एक छोटा सा हिस्सा ही मेज़ों पर बैठा था, उदास होकर पेय पदार्थ पी रहा था और उन साहसी लोगों को आते जाते देख रहा था। दोनों एक और नियमित दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी 5 नए चेहरों के समूह ने उनका ध्यान आकर्षित किया। समूह का नेतृत्व एक परिपक्व और सुंदर सुनहरे बालों वाली योगिनी कर रही थी। उसका पहनावा किसी साहसी व्यक्ति की छवि से मेल नहीं खाता था, बल्कि किसी महत्वपूर्ण शहरी व्यक्ति की वेशभूषा जैसा लग रहा था। उसके पीछे एक और योगिनी चल रही थी, जिसके लंबे हरे बाल थे और उसने हरे रंग की साहसी वर्दी पहन रखी थी। उसके बगल में एक युवक चल रहा था, जो साहसी कपड़े पहने हुए था, काले रंग का हुड वाला लबादा पहने हुए था और अपना चेहरा एक अजीब से मुखौटे के पीछे छिपाए हुए था। इस जोड़े के पीछे काले बालों वाला एक साधारण मानव जोड़ा था। आगे वालों के विपरीत इस जोड़े ने ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं किया। दोनों ने साहसी लोगों के सामान्य कपड़े पहने हुए थे। ये मिलिका और उसके शिष्यों का एक समूह था। ईदान यूलालिया मिलिका और नीमो की तरह अपने असामान्य रूप रंग के कारण अलग नहीं दिख रहा था। वो छोटे काले बालों और भूरी आंखों वाला एक सामान्य आदमी लग रहा था। उसके बगल में आरेबेल थी, जिसने मिलिका के घर से निकलने से पहले एक भूतिया मुखौटा पहन लिया था। शहर में बिताए पूरे समय के दौरान मिलिका के घर से निकलते समय आरेबेल का ये मुखौटा पहनना लगभग एक आदत बन गई थी। उसने इसे केवल इमारत के अंदर ही फिल्माया था और केवल मिलिका, नीमो, यूलालिया और ईदान ही उसका असली रूप देख पाए थे। भूत के मुखौटे का अध्ययन करने के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये सिर्फ एक कलाकृति नहीं है जो अपने मालिक के रूप और उपस्थिति को छिपा रही है। इसमें कोई अज्ञात कार्य छिपा है जो अब तक बंद पड़ा है। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वो ये पता नहीं लगा पाई कि वो किस प्रकार का कार्य था। अंत में उसने हार मान ली और आरेबेल का मुखौटा लौटा दिया और उसे कहा कि जब उसे पता चले कि ये छिपी हुई शक्ति क्या है तो वो उसे बता दे। बेशक आरेबेल ने अपने स्वामी को मना नहीं किया। वो खुद भी ये जानने को उत्सुक थी कि ये किस तरह की रहस्यमयी क्षमता है। आखिरकार भूत का मुखौटा सिस्टम से कार्य पूरा करने के इनाम के तौर पर मिला था, जिसका मतलब है कि इसमें ज़रूर कोई अद्भुत चीज़ रही होगी। अभी भी समय था और रीसेट के बाद से ज़्यादा समय नहीं बीता था। मिलिका को मोटे तौर पर अंदाज़ा था कि गिल्ड को ये पता लगाने में कितना समय लगेगा कि अगले 4 क्षेत्रों में कौन से निषिद्ध क्षेत्र प्रकट हुए हैं। वो अपने शिष्यों को जल्दी ले आई ताकि वो थोड़ा आराम से बैठ सके और अन्य साहसी लोगों को जान सके।
मिलिका को पता था कि शहर में आने वाले कई लोग इस समय एडवेंचरस गिल्ड के बिल्डिंग में छिपे हुए थे और उस जोड़े के बारे में खबर का इंतजार कर रहे थे। अब जबकि जिन्हें वो ढूंढ रहे थे वो अपनी सुरक्षित शरणास्थली से निकलकर सीधे उनके ओर बढ़ रहे थे, वो चिंतित और उत्साहित थे। आखिरकार उनका लंबा इंतजार खत्म होने वाला था। मिलिका ने कार्यवाही करने का फैसला किया और उन्हें इमारत में ले आई ताकि पता लगा सके कि स्थानीय लोगों ने कितने लोगों को आकर्षित किया है और उनमें से कौन खतरा पैदा कर सकता है। वो समझ गई कि लिम्बो की निगरानी में छिपना बेकार था। हालांकि लिम्बो सीधे तौर पर जो हो रहा था उसमें दखल नहीं दे सकता था, लेकिन वो स्थानीय लोगों के साथ और बदले में बाहरी लोगों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान आसानी से कर सकता था। इसीलिए चाहे वो कितनी भी छिपकर कार्यवाही करने की कोशिश करें, मिलिका को एहसास था कि वो हमेशा नज़रों में रहेंगे और जो लोग उस जोड़े का पीछा कर रहे थे वो अंधकार के पक्ष में थे। एक खाली मेज पाकर मिलिका ने अपने शिष्यों को अपने साथ आने के लिए आमंत्रित किया और वेटर को बुलाकर एक पेय मंगवाया। ईदान और बाकी आज्ञाकारी होकर उसके पीछे पीछे चल दिए और दूसरे साहसी लोगों को ध्यानपूर्वक निरीक्षण करने लगे। लिम्बो में सबसे उम्रदराज और सबसे लंबे समय से रहने वाली यूलालिया कुछ साहसी लोगों से परिचित थी, जबकि नीमो, एदान और आरबेल शायद ही किसी को जानते थे। जल्द ही दो साहसी लोग उनकी मेज पर आकर बैठे, एक पुरुष और एक महिला। एदान और आरबेल ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। ये एला और राडिक थे, वही साहसी लोग जो नीमो और यूलालिया के साथ डोपलगैंगर्स के जंगल में उनके साथ थे। चारों ने एक दूसरे को पहचान लिया और उस जोड़े को अपने साथ बैठकर ड्रिंक करने के लिए आमंत्रित किया। वे खुशी खुशी मान गए। एदान और आरबेल अपने पुराने दोस्तों से मिलकर बहुत खुश थे। आखिरकार वे यहाँ आने के बाद मिले पहले विदेशी थे। और हाँ, उन्होंने हमेशा उनके साथ अच्छा व्यवहार किया है। मिलिका चुपचाप उन्हें देखती रही और उनकी बातचीत सुनती रही। एला और राडिक ने उन्हें ब्रेकअप के बाद अपनी कहानी सुनाई, मिशन पूरा करके शहर लौटते हुए। उनके साथ कुछ खास नहीं हुआ। उस निषिद्ध क्षेत्र की यात्रा के बाद उन्होंने किसी और निषिद्ध क्षेत्र में जाने का साहस नहीं किया। इसके बजाय वो गिल्ड से छोटे मोटे काम करके खाना और दूसरी रोज़मर्रा की ज़रूरतें जुटाते रहे। तभी उस जोड़े को एहसास हुआ कि वो इतने समय से मिलिका के संरक्षण में थे। उनके पास हमेशा रहने के लिए एक सुरक्षित जगह थी, जिसके लिए उन्हें पैसे नहीं देने पड़ते थे, और मुफ्त का खाना भी। उन्हें कभी सिर पर छत और खाने की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, जबकि शहर के कई निवासी रोज़ाना जिंदा रहने के लिए संघर्ष करते थे। अब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि वो कितने भाग्यशाली थे कि उन्हें यूलालिया और नीमो मिले। पहले तो ईदान और आरबेल को इतने सारे लोगों की नज़रों के सामने असहजता महसूस हुई। जाहिर था कि ये लोग उनके लिए ही शहर आए थे। मिलिका ने पहले ही अपनी चिंताएं और कुछ धारणाएं उस जोड़े के साथ साझा कर दी थीं। मिलिका ने अपनी आत्मिक शक्ति से वहां मौजूद सभी लोगों का जल्दी से निरीक्षण किया और उनकी अनुमानित रैंक का अंदाज़ा लगा लिया। सब कुछ उसकी उम्मीदों के मुताबिक निकला, लेकिन अपनी तमाम तैयारियों के बावजूद वहां मौजूद दो लोगों ने उसका ध्यान आकर्षित किया। एक नज़र में ही उसे एहसास हो गया कि ये दोनों हीरा श्रेणी के प्राणी थे। उसके शिष्यों का समूह उनसे निपट नहीं पा रहा था। अपने अनुयायियों को रिहा करने से पहले मिलिका ने ये पता लगाने का फैसला किया कि वो किस पक्ष के हैं। क्या वो लिम्बो के पक्ष में थे या वे उसी स्वार्थी ग्रुप के थे जिसमें ऐसे लोग होते हैं जो केवल अपने निजी हितों के लिए काम करते हैं। ज़्यादातर लोगों के विपरीत इन दोनों ने मिलिका की आत्मिक शक्ति को तुरंत पहचान लिया और उस पर ध्यान दिया। इस शक्ति की गुणवत्ता से उन्होंने तय किया कि ये एक उच्च लोक से संबंधित है। उनमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसकी पीठ पर तलवार लटक रही थी। उसकी बगल में एक युवक सिद्ध बैठा था, उसकी पीठ पर भी तलवार थी। वे पिता पुत्र या गुरु शिष्य की तरह दिखाई दे रहे थे, लेकिन कोई भी पक्के तौर पर नहीं कह सकता था कि इनमें से कौन सी धारणा सही है। जब डायमंड रैंक वाले व्यक्ति ने मिलिका की आत्मिक शक्ति को महसूस किया तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे तुरंत एहसास हो गया कि वो उसकी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता। हालांकि वो डायमंड रैंक तक पहुंच गया था, लेकिन उसे उच्च लोक तक पहुंचने के लिए निम्न लोक को पार करना था। लेकिन उसका कौशल लिम्बो के अवशोषण का सामना करने के लिए पर्याप्त था। डायमंड रैंक की दूसरी धारक, पूरी तरह काले कपड़े पहने एक महिला, इतनी आसानी से पहचान में नहीं आ रही थी। उसका चेहरा छुपा हुआ था, लेकिन जब से समूह कमरे में दाखिल हुआ था उसकी काली आंखें लगातार आरबेल का पीछा कर रही थी। उसने मिलिका की आत्मिक शक्ति को महसूस किया, लेकिन उसे महत्व नहीं दिया, क्योंकि वो स्वयं एक उच्च लोक की प्राणी थी। उसके लिए मिलिका की आत्मिक शक्ति कोई विशेष बात नहीं थी। हालांकि इससे उसका ध्यान आरबेल से नहीं हटा।
आरिबेल के प्रकट होते ही उसे अपने वंश का आकर्षण इस साधारण सी दिखने वाली मानव स्त्री के प्रति साफ महसूस हुआ। गौर से देखने पर उसने पाया कि आरिबेल ने एक शक्तिशाली मुखौटा पहन रखा था जो उसे उससे छुपाने में नाकाम रहा। तभी उस स्त्री को एहसास हुआ कि उसके वंश में सिर्फ एक ही प्राणी ऐसी प्रतिक्रिया पैदा कर सकता है, एक ऐसा प्राणी जिसका वंश भी उसके जैसा ही हो। उस पल उसे आखिरकार एहसास हुआ कि ये साधारण मानव स्त्री भी बिल्कुल उसकी तरह थी, एक वॉल्केरी। जब ईदान और उसकी कंपनी एला और रादिक के साथ बात कर रहे थे, मिलिका उन्हें छोड़कर एक तरफ चली गई। एक खाली सीट पाकर वो बैठ गई और इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में पीठ पर तलवार लिए एक अधेड़ उम्र का आदमी उसकी मेज पर आया। वो वहां मौजूद 2 डायमंड रैंक धारकों में से एक था और अकेला आया था। उसके साथ उसका कोई शिष्य या बेटा नहीं था जो उसी जगह उसका इंतजार कर रहा था। मिलिका ने उस आदमी को गौर से देखा। वो 40 साल का लग रहा था। छोटे काले बालों में सफ़ेद धारियां थीं। उसके बाएं गाल पर एक पुराना निशान था। वो आदमी मिलिका के सामने वाली खाली सीट पर बैठ गया और चुपचाप जम गया, मानो इंतजार कर रहा हो। मिलिका की तरह वो भी स्थिति का अंदाज़ा लगा चुका था और जानता था कि उन दोनों के अलावा वहाँ एक और डायमंड रैंक धारक भी मौजूद है। अचानक से काले कपड़े पहने एक औरत उनके बगल में प्रकट हुई। उसका शरीर एक लंबे हुड वाले लबादे से छिपा हुआ था और चेहरा एक काले घूंघट से ढका हुआ था। बस उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थीं, जो रात की तरह काली थीं। उससे एक ठंडक आ रही थी, लेकिन वो उस तरह की ठंड नहीं थी जिसकी तुलना बर्फीले तत्व की ठंड से की जा सके। उसकी मौजूदगी उन पर भारी पड़ रही थी। अधेड़ उम्र का आदमी जानता था कि वो उस योगिनी का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन उसकी तुलना में भी काले कपड़ों वाली ये औरत ज्यादा डरावनी लग रही थी। न्यूनतम पौराणिक रैंक है। मिलिका ने सराहना की और बहुत आश्चर्यचकित हुई। उसके पास एक महाकाव्य श्रेणी का वंश था और केवल उसके स्तर से ऊपर के प्राणी ही उस पर ऐसा प्रभाव डाल सकते थे। लिम्बो में बिताए अपने पूरे समय में उसने उस काली औरत के बारे में कुछ नहीं सुना था, जो अपने आप में आश्चर्यजनक था। बाहर की दुनिया की तुलना में लिम्बो इतना बड़ा नहीं है और इस औरत जैसी शक्तिशाली हस्ती के लिए किसी की नज़रों से ओझल रहना बहुत मुश्किल होगा। या तो वो अपनी क्षमताओं को कुशलता से छुपा रही है या फिर हाल ही में उसने खुद को लिम्बो में पाया है। महिला खाली सीट पर बैठ गई और तीनों ने चुपचाप एक दूसरे का जायजा लिया। मिलिका के शिष्य जो कमरे की दूसरी तरफ थे, उन्होंने देखा कि उनके गुरु और 2 अन्य लोग उसके साथ आ रहे हैं। एरेबिल ने भी अपने गुरु और उन 2 अजनबियों को देखा और उसे काले कपड़े वाली महिला में खास दिलचस्पी थी। एरेबिल की नज़रों को देखकर काले कपड़े वाली महिला मुड़ी और सीधे उसकी आंखों में देखने लगी। उन काली आंखों ने एरेबिल के शरीर में सिहरन पैदा कर दी। उसे लग रहा था जैसे वो आंखें सीधे उसकी आत्मा में झांक रही हों और उनसे कुछ भी छिपाना मुमकिन नहीं था। डिंग, वॉल्केरी की उपस्थिति का पता चला है। सिस्टम की अचानक आवाज ने एरेबिल का ध्यान भटका दिया और उसने तुरंत दूसरी ओर देखा। एरेबिल उस नज़र और सिस्टम से मिली जानकारी से डर गई। उसे यकीन था कि काले कपड़ों वाली महिला वही वॉल्केरी है जिसके बारे में सिस्टम बात कर रहा था। हालांकि एरेबिल ने जल्दी से खुद को संभाला और एला से बातचीत जारी रखी, मानो कुछ न हुआ हो। उसने लड़की से पूछा कि वो लिम्बो में कब और कैसे आई। एरेबिल की लाख कोशिशों के बावजूद काले कपड़ों वाली महिला ने उसके व्यवहार पर ध्यान नहीं दिया। साथ ही उसने एरेबिल के बगल में बैठे युवक पर भी ध्यान नहीं दिया। वो सदमे में था, लेकिन उसके अंदर एक गुस्सा भड़क रहा था जिसे उसने रोकने की कोशिश की। अपनी आंख के कोने से एरेबिल ने ईदान में परिवर्तन को देखा और मानसिक संपर्क का उपयोग करते हुए उसे शांत रहने का आग्रह करना शुरू कर दिया। मिलिका के मार्गदर्शन में 5 दिनों के प्रशिक्षण के बाद इस जोड़े ने अपनी वंशावली पर बेहतर नियंत्रण करना शुरू कर दिया है। उन्होंने अपने दूसरे व्यक्तित्व को लगभग पूरी तरह से आत्मसात कर लिया है। एक दूसरे व्यक्तित्व के साथ घुलने मिलने के परिणाम स्वरूप एरेबिल ज़्यादा संकोची और ठंडी हो गई। उसने अपने दूसरे रूप से एक गणनाकारी और ठंडा दिमाग को अपनाया और इसके साथ ही उसकी कुछ इंद्रियां भी थोड़ी सुस्त हो गई। ईदान की मौजूदगी में वो हमेशा की तरह व्यवहार कर सकती थी, लेकिन जैसे जैसे भी अलग होते गए वो उस व्यक्ति की तरह होती जा रही थी जो वो मुकदमे के दौरान थी। किसी और व्यक्तित्व के साथ घुलने मिलने के बाद ईदान ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया, लेकिन उसने हमेशा खुद पर नियंत्रण रखने की कोशिश की। इस परिवर्तन के दौरान और लंबे समय तक एक दूसरे से अलग रहने के बाद उसके स्वभाव में नाटकीय परिवर्तन आया। बाकी सब कुछ वैसा ही रहा। ईदान को खुद पर काबू पाने में एरेबिल से ज़्यादा समय लगा, लेकिन ज़्यादा समय नहीं था, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे अपने नए रूप में ढलने का फैसला किया। और इसलिए जब ईदान को सिस्टम से पता चला कि पास में एक वॉल्केरी देखी गई है, तो वो तुरंत सतर्क हो गया। फिर उसने देखा कि एरेबिल में कितना नाटकीय परिवर्तन आया है। इन परिवर्तनों का कारण न समझ पाने के कारण वो अंदर ही अंदर गुस्सा और उबलने लगा। ईदान जानता था कि सिस्टम से उन्हें वॉल्केरी और अल्फा वंश जो मिले थे वो मूल रूप से उनके नहीं थे। वे साधारण लोग थे जो उच्च जातियों के वंशों को आत्मसात करने में सफल रहे थे।
उसे यकीन था कि अगर दूसरे पक्ष को इसके बारे में पता चला तो वे उन्हें अपना नहीं मानेंगे बल्कि उनके दुश्मन बन जाएंगे। इसलिए दूसरी वॉल्केरी की मौजूदगी की खबर सुनकर ईदान ने सहज ही उसे एरेबल के लिए खतरा समझा और गुस्सा होने लगा। हालांकि उसकी हालत देखकर एरेबल ने जल्दी से उसे आश्वस्त किया। उसकी बातों की बदौलत ईदान खुद को संभाल पाया और अपने मन में भड़क रहे गुस्से को दबा पाया। डिंग, सिस्टम ने खुलासा किया कि मौजूदा वॉल्केरी ये डार्क वॉल्केरी है। थोड़ी देर बाद सिस्टम ने अतिरिक्त जानकारी दी। जब दंपत्ति ने वॉल्केरी के रूप को पहचाना तो वे तुरंत सतर्क हो गए, लेकिन वे अगले ही पल सिस्टम द्वारा कहे जाने वाले शब्दों को सुनने से और भी ज्यादा डर गए। डिंग, सिस्टम ने एक टास्क जारी किया है। डार्क वॉल्केरी के रक्त का सार किसी भी तरह से प्राप्त करना आवश्यक है। टास्क पूरा करने की समय सीमा असीमित है। इनाम के तौर पर सुप्रीम अल्केमिस्ट सिस्टम द्वारा रक्त सार अमृत बनाने के लिए एक कूपन दिया जाएगा। कोई जुर्माना नहीं है। धिक्कार है, दंपत्ति ने खुद से कसम खाई। जैसा कि उन्होंने सोचा था, सिस्टम फिर से सक्रिय हो गया और उन्हें एक नया टास्क दिया। हालांकि पिछले टास्कों के विपरीत इस टास्क के लिए ना तो कोई समय सीमा थी और ना ही पूरा न करने पर कोई दंड। एकमात्र इनाम अन्य सुप्रीम सिस्टम से कूपन प्राप्त करने का अवसर था। लंबे समय से दंपत्ति को शक था कि ये सुप्रीम सिस्टम्स किसी न किसी तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आखिरकार उन्हें मिलने वाले आधे पुरस्कार इन्हीं सुप्रीम सिस्टम्स द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा उनके पास पहले से ही 2 सिस्टम फंक्शन हैं जो अन्य 2 सुप्रीम सिस्टम से जुड़े हुए हैं। उन्होंने अनुमान लगाया कि संभवतः इस प्रणाली का नया टास्क यानी जानवरों को वश में करना भी किसी सुप्रीम सिस्टम से जुड़ा हुआ होगा। उन्होंने ये भी सोचा कि इस प्रणाली को सुप्रीम जानवरों को वश में करने वाली प्रणाली भी कहा जा सकता है। जब वो अपने प्राप्त किए गए टास्क और सुप्रीम सिस्टम्स के बारे में अपनी धारणाओं की चर्चा कर रहे थे तो उन्हें 4 निषिद्ध क्षेत्रों के बारे में पता चला जो 4 निकटवर्ती क्षेत्रों में प्रकट हुए। ईदान और एरेबल सुन नहीं पा रहे थे कि मिलिका उन 2 अजनबियों से क्या बात कर रही थी, जिनमें से एक डार्क वॉल्केरी थी। उन्हें ये भी यकीन नहीं था कि मिलिका को पता चला है या नहीं कि काले कपड़ों वाली महिला वॉल्केरी थी। एडवेंचरस गिल्ड ने तेजी से काम किया और जल्द ही ये पता चल गया कि कौन से निषिद्ध क्षेत्र प्रकट हुए थे। हैरानी की बात ये थी कि 4 नए जोन में से एक जोन ईदान और एरेबल के लिए थोड़ा जाना पहचाना था, डॉपलगैंगर का जंगल। दंपत्ति समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता था। उन्हें बस जंगल के बीचों बीच निम्मों के लिए एक रहस्यमयी जीव को वश में करने में मदद करनी थी। अन्य 3 निषिद्ध क्षेत्र थे मृतकों की झील, बिजली की घाटी और पवन चट्टानें। जैसे ही उन्हें 4 नए क्षेत्रों के बारे में पता चला, मृतकों की झील को तुरंत हटा दिया गया। मिलिका ने जिद की कि वे वहां कभी जाने की कोशिश न करें और आज्ञाकारी शिष्यों के रूप में उन्होंने उसकी आज्ञा का पालन करने का फैसला किया। अब बचे हुए 3 क्षेत्रों में से एक को चुनना बाकी था। जब यूलिया और निम्मो तय कर रहे थे कि 3 निषिद्ध क्षेत्रों में से कौन सा चुनना है, ईदान और एरेबल के दिमाग में पहले से ही एक अजीबोगरीब विचार आया। निषिद्ध क्षेत्रों के बारे में पता चलते ही उनके दिमाग में एक योजना बन गई और अब वे उस पर चर्चा पूरी करने वाले थे। यूलिया जल्दी से उठी और पंजीकरण खिड़की पर जाकर उन क्षेत्रों का पता लगाने लगी जहां विशिष्ट निषिद्ध क्षेत्र पाए गए थे। जानकारी प्राप्त करने के बाद वो वापस गई और लिम्बो मानचित्र निकालकर मेज पर रख दिया। यहाँ, 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 उसने निषिद्ध क्षेत्रों के नाम मानचित्र पर लिखते हुए कहा। उनमें से एक डॉपलगैंगर का जंगल उसूरिया और अस्ताकुस के बीच के क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। मृतकों की झील उसूरिया और इक्कस के बीच उत्पन्न हुई। इन दोनों के बीच अन्य 2 निषिद्ध क्षेत्र दिखाई दिए। वैली ऑफ लाइटनिंग पड़ोसी फॉरेस्ट ऑफ डॉपलगैंगर क्षेत्र में स्थित है और विंड क्लिफ्स पड़ोसी लेक ऑफ द डेड क्षेत्र में स्थित है। जोन की निकटता के कारण निम्मो और यूलिया ने 2 संभावित विकल्पों पर विचार करना शुरू कर दिया, विंड क्लिफ्स और वैली ऑफ लाइटनिंग। अंततः वे बाद वाले विकल्प पर सहमत हो गए, डॉपलगैंगर का जंगल। इस समय एरेबल ने निम्मो और यूलिया के साथ एक मानसिक संबंध स्थापित किया और अपना स्वयं का संस्करण पेश किया जो वे ईदान के साथ संवाद करने के बाद आई थी। यूलिया और निम्मो हैरान रह गए और उन्होंने तुरंत पूछा कि उन्होंने डॉपलगैंगर का जंगल क्यों चुना। हालांकि वे इस निषिद्ध क्षेत्र के सख्त खिलाफ नहीं थे, लेकिन पहले शहर से इसकी निकटता के कारण उन्होंने इसे बाहर रखा। उन्हें डर था कि वहां से और भी बाहरी लोग आ सकते हैं और वे सिर्फ एडवेंचरस गिल्ड की सुरक्षा पर निर्भर नहीं रहना चाहते थे। निषिद्ध क्षेत्रों में चीज़ें उनकी उम्मीद के मुताबिक नहीं हो सकती। ईदान और एरेबल खुले तौर पर ये नहीं कह सकते थे कि उन्हें सिस्टम से कार्य मिला था, इसलिए उन्होंने केवल इस तथ्य का उल्लेख किया कि वे जंगल से कुछ हद तक परिचित थे और निम्मो के साथ उनके पास डॉपलगैंगर्स पर कुछ लाभ थे। ठीक है, चलो एक मौका लेते हैं, यूलिया ने सहमति जताई। मुझे कोई आपत्ति नहीं, निम्मो ने उसका समर्थन किया। इस प्रकार जिस निषिद्ध क्षेत्र को समूह लक्ष्य बना रहा था वो था डॉपलगैंगर का जंगल। अगला चरण था एक कार्य का चयन करना और एक समूह को एकत्रित करना।
टीम की सबसे अनुभवी सदस्य होने के नाते यूलिया गिल्ड से कार्य लेने गई, जबकि बाकी वहीं रुक गए। एला और रैडिक को इस साहसिक कार्य में आमंत्रित न करने का निर्णय लिया गया क्योंकि वे बहुत कमज़ोर थे। ईदान और अरेबेल पहले से ही जानते थे कि एला और रैडिक की रैंक उनकी रैंक की तरह ही सिल्वर के बराबर थे। हालांकि ईदान और अरेबेल के पास 2 शक्तिशाली तुरुप के पत्ते थे, उनके वंश का रूपांतरण जो उनके रैंक को गोल्ड के शिखर तक बढ़ा सकता था, और उनके अनूठे कौशल के आंकड़ों का स्थानांतरण जो रूपांतरण के साथ मिलकर उनके रैंक को प्लैटिनम तक बढ़ा सकता था। एला और रैडिक ये जानकर हैरान रह गए कि यूलिया का समूह निषिद्ध क्षेत्र में जाने वाला था। वे स्वयं ऐसा कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर पाते, इसलिए उन्होंने बाकियों को अलविदा कहा और अपने स्तर के अनुरूप किसी काम की तलाश में निकल पड़े। अच्छा, तो क्या तुमने फैसला कर लिया है? मिलिका ने अचानक उनके सामने आकर पूछा। सबने तुरंत उसे देखा। उसके पीछे एक अधेड़ उम्र का आदमी था और उसके पीछे एक नौजवान। अरेबेल ने उन्हें गौर से देखा, फिर काले कपड़ों वाली औरत को ढूंढने के लिए इधर उधर देखा, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आई। क्या छोटी ईवा काम लेने गई थी? मिलिका ने पूछा। ईदान और अरेबेल ने उसे आश्चर्य से देखा। वो फिर से यूलिया को एक छोटा प्रत्यय लगाकर संबोधित करने लगी। उनकी उलझन को नजरअंदाज करते हुए वो चुपचाप उन्हें देखती रही, उत्तर की प्रतीक्षा में। हाँ गुरुमाता, अरेबेल ने उत्तर दिया। इसके बाद उसने मिलिका को बताया कि उन्होंने सभी 4 क्षेत्रों में से डॉपलगैंगर 1 को चुना है, तथा अपने चयन के कारणों को भी बताया। मिलिका को उनकी कहानी में कुछ भी असामान्य नहीं लगा, या यदि लगा भी तो उसने उसे प्रकट नहीं किया। अच्छा, चलो छोटी ईवा का इंतजार करते हैं, फिर मैं तुम्हें उन भूसाहसियों से मिलवा दूंगी जो तुम्हारे समूह में शामिल होंगे। दूसरों की तलाश करने की जरूरत नहीं, 6 ही काफी हैं, मिलिका ने अपनी सीट पर बैठते हुए कहा। अधेड़ उम्र के आदमी ने जल्दी से तीनों एल्फ शिष्यों को गौर से देखा, लेकिन पहली नज़र में उसे उनमें कुछ भी खास नहीं लगा। उसने अपने पीछे आ रहे नौजवान को अपने साथ एक खाली सीट पर बैठने के लिए आमंत्रित किया और खुद मिलिका के बगल वाली सीट पर बैठ गया। यूलालिया को असाइनमेंट रजिस्टर कराने में ज़्यादा समय नहीं लगा। अब बस एक ग्रुप बनाना था। टास्क फॉर्म में शामिल होने वाले सभी साहसियों के नाम लिखने थे और उसे अंतिम रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रार को देना था। इस प्रक्रिया के पूरा होने के साथ एडवेंचरर्स गिल्ड द्वारा अपने समूह को कार्य समाप्ति अवधि के अंत तक या कार्य रिपोर्ट प्रस्तुत करने तक प्रदान किए जाने वाले सभी प्रिविलेजेस प्रभावी हो जाएंगे। जब यूनिया वापस आई तो उसने देखा कि मिलिका पहले से ही आ चुकी थी और उसके साथ 2 और लोग थे। उसने आदमी को तुरंत पहचान लिया और जैसा कि उसने तुरंत अनुमान लगाया, युवा पुरुष किसी अधेड़ उम्र के आदमी से जुड़ा हुआ था। लो गुरु, मैंने कार्य प्रपत्र ले लिया है, बस अब एक ग्रुप बनाना बाकी है, उसने फॉर्म मिलिका को देते हुए कहा। उसने लिया और पढ़ा। जैसा कि उसने सोचा था, यह एक मानक कार्य था जो गिल्ड निषिद्ध क्षेत्रों के लिए नियमित रूप से जारी करता है। अच्छा, चूंकि सब लोग यहाँ हैं तो मैं तुम्हारा परिचय कराती हूँ। ये डायमंड रैंक के साहसी श्री अलोयस हैं और ये इनके प्रत्यक्ष शिष्य साहसी लियम है। गुरु और शिष्य की जोड़ी का परिचय देते हुए मिलिका ने जल्दी से अपने शिष्यों का उनसे परिचय कराया। शुरुआत यूलालिया से और अंत ईदान से। उस आदमी और उसके शिष्य ने हल्के से सिर हिलाकर मिलिका के शिष्यों का अभिवादन किया। ईदान और बाकियों के लिए किसी जोड़े को इतनी खामोशी से देखना असामान्य था। हालांकि मिलिका उन्हें अपने साथ लाई थी और उन्होंने उनके शामिल होने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। इसके अलावा अलोयस डायमंड रैंक का था, जिससे समूह में उसकी उपस्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो गई। मिलिका के निर्देशों का पालन करते हुए यूलिया ने जल्दी से सभी प्रतिभागियों के नाम सूची में दर्ज कर दिए और इस प्रकार 6 साहसियों का एक समूह बन गया, जिसमें 1 डायमंड, 1 प्लैटिनम, 2 गोल्ड और 2 सिल्वर के थे। असाइनमेंट फॉर्म जमा करने के बाद ग्रुप ने आधिकारिक रूप से अपना मिशन शुरू कर दिया। एडवेंचरर्स गिल्ड बिल्डिंग छोड़ने से पहले मिलिका ने ईदान और अरेबेल को अपनी क्षमताओं को सक्रिय करने और मानसिक संबंध स्थापित करने का संकेत दिया। सावधान रहना, अलोयस और उस काले कपड़ों वाली महिला से बातचीत से मुझे पता चला कि शहर में कम से कम 2 और डायमंड रैंक के बाहरी हैं। अलोयस और काले कपड़ों वाली महिला के विपरीत ये दोनों शायद दूसरे शहरों से आए हैं और जाहिर तौर पर तुम दोनों को निशाना बना रहे हैं। मिलिका ने ईदान और अरेबेल को चेतावनी दी। दंपति ज्यादा हैरान नहीं थे। मिलिका ने उन्हें बार बार चेतावनी दी थी कि उनका पीछा किया जाएगा। वे ज्यादा इस बात में दिलचस्पी रखते थे कि वो अलोयस को अपने समूह में शामिल होने के लिए कैसे मना पाती थी। ये साफ था कि अलोयस और काले कपड़ों वाली महिला किसी मकसद से शहर आए थे और शायद वे तुम्हें भी निशाना बना रहे थे, लेकिन मिलिका किसी तरह उन्हें अपनी तरफ कर लेती है और उनमें से एक को अपने साथ आने के लिए मना लेती है। ईदान और अरेबेल को इस समय सबसे ज्यादा चिंता उस काले कपड़ों वाली औरत या यूं कहें तो डाक वाल्किरी का उनके प्रति रवैया था, लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था, मिलिका ने उनके वार्तालाप का ब्यौरा नहीं बताया। एडवेंचरर गिल्ड शाखा से निकलते हुए ईदान और अरेबेल सोच रहे थे कि वे डोपलगैंगर्स के जंगल तक कैसे पहुंचे।
पिछली बार जब वे शहर पहुंचे थे तो उन्होंने पूरा रास्ता पैदल ही तय किया था। हालांकि इस बार वे शहर के अंदर ही थे, बाहर नहीं, जैसा कि निषिद्ध क्षेत्र से लौटते समय हुआ था। शहर में बिताए 2 महीनों के दौरान उन्हें पता चला कि इस दुनिया में घोड़े तो हैं, लेकिन वे अपनी दुनिया की तरह घूमने फिरने के लिए उतने लोकप्रिय नहीं हैं। ये एक काल्पनिक दुनिया थी जहाँ कई अद्भुत और शक्तिशाली जानवर थे जो आसानी से घोड़ों की जगह ले सकते थे। केवल साधारण मनुष्य ही, जो स्वयं विकसित नहीं हो सकते थे, घूमने के लिए घोड़ों का उपयोग करते थे। जल्द ही वे शहर की सबसे ऊंची इमारत के पास पहुंच गए। अपने आगमन के पहले दिन ही जब वे गेट से अंदर दाखिल हुए तो उनकी नज़र इस अनोखी और ऊंची इमारत पर पड़ी। तब उन्हें नहीं पता था कि इसकी दीवारों के पीछे क्या छिपा है। आज शहर में आने के 2 महीनों से भी ज्यादा समय बाद उन्होंने आखिरकार कुछ ऐसा देखा जिसने उनकी कल्पना को झकझोर दिया। ये एक बड़े संगठन की इमारत थी जो बड़े पालतू पक्षियों के लिए परिवहन सेवाएं प्रदान करता था। कई साहसी और साधारण लिम्बो निवासी इस संगठन की सेवाओं का उपयोग करते थे। इसकी 2 अन्य शहरों में भी शाखाएं थीं, जिससे उनके बीच आना जाना बहुत आसान हो गया था। ये पहली बार था जब इस जोड़े ने इतने सारे अलग अलग अद्भुत बड़े पक्षियों को करीब से देखा था। उनमें से कुछ तो उनकी दुनिया के पक्षी जैसे लग रहे थे, लेकिन वे कहीं ज्यादा बड़े और खतरनाक थे। दोनों इन अद्भुत पक्षियों की सवारी करने के मौके का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ये एहसास होते ही उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और अपनी आंखों में खुशी और उल्लास छिपा नहीं पाए। उन्हें अपनी दुनिया के किसी मनोरंजन पार्क में जाने की याद आ गई, लेकिन एक बड़े पैमाने पर। वे असली विशाल पक्षियों की सवारी कर सकते थे। उनकी दुनिया में ऐसा कौन होगा जो ऐसा सपना ना देखे? हालांकि दोनों में अपने अपने वंश के कारण उड़ने की क्षमता थी, फिर भी उन्होंने अभी तक परीक्षणों के अलावा उड़ान भरने की कोशिश नहीं की थी, ना ही मुक्त उड़ान का आनंद लिया था। वे ये भी अच्छी तरह समझते थे कि अकेले उड़ना और एक बड़े पक्षी की पीठ पर उड़ना जो एक साथ कई लोगों को ले जा सकता है, बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। इमारत की सबसे ऊंची मंजिल पर चढ़ने के बाद यूलिया और बाकी लोगों ने जल्दी से अपनी दुनिया से 3 विशाल चील जैसे दिखने वाले पक्षी किराए पर ले लिए। हर पक्षी 2 लोगों को ले जा सकता था। ईदान और अरबेल ने पक्षियों को दिलचस्पी से देखा और उनके चारों ओर चक्कर लगाने लगे। क्या शुरुआती लोगों के लिए कोई गाइड है? ईदान ने मुस्कुराते हुए पूछा, और उस समय इमारत में मौजूद सभी लोग यूनिया, नीमू और अरबेल को छोड़कर आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। क्या हुआ? उनके अजीब चेहरे के भाव देखकर उसने पूछा। क्या तुमने कभी पक्षी नहीं उड़ाया है? अलोइस ने अविश्वास से कहा। सच कहूं तो मैंने अभी तक उड़ान नहीं भरी है, ईदान ने ईमानदारी से स्वीकार किया। अलोइस ने तुरंत एल्फ के बाकी शिष्यों की ओर देखा। यूलिया और नीमू ने बस कंधे उचका दिए। वे जानते थे कि ये जोड़ा किसी दूसरी दुनिया से आया है जहां बड़े पक्षी नहीं होते, इसलिए उन्हें ईदान के जवाब से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। अरबेल ने उसकी निगाहों पर ध्यान न देने की कोशिश की। दूसरों की ओर से इस तरह के अजीब ध्यान का कारण ये था कि जब यूलिया ने पक्षियों को किराए पर लिया था तो उसने संकेत दिया था कि उन्हें कहाँ उड़ना है, और ये जगह निषिद्ध क्षेत्र में निकली थी। उस समय कमरे में मौजूद सभी लोगों को ये बात पता चल गई थी और वे उन्हें एक अनुभवी साहसी समझने लगे थे, लेकिन ईदान के शब्दों ने उनकी सारी उम्मीदें तोड़ दी। आखिर इस स्तर के साहसी व्यक्ति ने कभी पक्षी भी नहीं उड़ाया था, और समूह ऐसे नए व्यक्ति को अपने साथ निषिद्ध क्षेत्र में क्यों लेके गया था? समूह को संगठन के कर्मचारियों से ऐसे प्रश्न सुनने को मिलने लगे। अलोइस का मूड भी खराब हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि एल्फ का शिष्य कोई नौसिखिया होगा। वो अनुभवहीन नए लोगों की देखभाल करना तो बिल्कुल नहीं चाहता था। वे जल्द ही जोड़ियों में बंट गए। चूंकि ईदान और अरबेल को पक्षी उड़ाने का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए उन्होंने अलग अलग उड़ान भरने का फैसला किया। ईदान नीमू के साथ उड़ान भरेगा और अरबेल यूलालिया के साथ। अलोइस और उसका शिष्य साथ साथ उड़ान भरेंगे। समूह ने यही तय किया। सब लोग जल्दी से अपने अपने पक्षियों की पीठ पर चढ़ गए। अरबेल उत्साह से भरकर यूलालिया के पीछे बैठ गई और उसे कसकर गले लगा लिया। उसे पता नहीं था कि वो उस पल इतनी उत्तेजित क्यों थी। हालांकि उसे अपने उड़ने वाले दूसरे रूप की यादें मिल चुकी थी, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों वो किसी पक्षी पर उड़ने के लिए उत्सुक थी। अरबेल की तरह ईदान भी बहुत उत्साहित था। वो नीमू के पीछे बैठ गया और काठी को कसकर पकड़ लिया। थोड़ा शर्मिंदा होकर उसने आगे बैठी नीमू को गले लगाने की हिम्मत नहीं की। अगर अरबेल होती तो ईदान मौके का फायदा उठाकर उसे गले लगा लेता, लेकिन एक लड़के के साथ उसने इस विचार को सिरे से खारिज कर दिया। हालांकि वो जानता था कि उसे जल्द ही पछताना पड़ सकता था। सबको एक एक करके बालकनी में ले जाया गया। दूसरों का इंतजार किए बिना हर चील बालकनी से कूद गई और अपने पंख फैलाकर आसमान में उड़ गई। चौंककर ईदान ने सांस रोक ली और आंखें बंद कर ली।
अचानक हुई गिरावट और फिर तेज ऊपर की ओर उठने से उसे ऐसा लगा जैसे उसके अंदर का सारा अंग पहले ऊपर उठकर लगभग मुंह से बाहर निकल गया हो और फिर तेजी से सिकुड़ गया हो। उसी समय उसने अरबेल की चीख स्पष्ट रूप से सुनी। ऐसा लगा जैसे किसी मनोरंजन की सवारी पर हों। ईदान और अरबेल तब तक मनोरंजन की सवारी पर थे जब तक पक्षी अपनी इष्टतम ऊंचाई पर नहीं पहुंच गए और निश्चित क्षेत्र की ओर एक समान गति से मंडराने लगे। आखिरकार ईदान सांस ले पाया और अपनी सांसें संभाल पाया। तेज हवा के कारण उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, लेकिन वो इस अविस्मरणीय एहसास से बहुत खुश था। उसने कसम खाई कि वो अपनी पहली पक्षी उड़ान को कभी नहीं भूलेगा। सभी लोगों की तरह कुछ समय बाद उन्हें भी इसकी आदत पड़ जाएगी, लेकिन ये पहला अनुभव ही उनकी यादों में हमेशा के लिए रहेगा। और ये पहली उड़ान वाकई प्रभावशाली थी। अरबेल भी उड़ान का आनंद ले रही थी। उसने यूलालिया को कसकर गले लगा लिया और खुशी से हंस पड़ी, जिससे यूलालिया भी अपने उत्साह से भर गई और वो भी मुस्कुराई और अरबेल के साथ अपनी उड़ान का अनुभव साझा किया। हालांकि अलोइस और उसके शिष्यों को कोई खास भावनाएं नहीं थी, ये उनके लिए पहले से ही सामान्य बात थी। 3 बड़े पक्षी, जिनमें से प्रत्येक पर 2 यात्री सवार थे, शहर से दूर निषिद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे। दूर से कली जीव उनकी उड़ान देख रहे थे, जिनमें मिलिका भी शामिल थी। उसने अपने शिष्यों को शुभकामनाएं दी और जैसे ही वो नजरें हटाने ही वाली थी, उसने देखा कि कैसे एक विशालकाय काले पक्षी जैसा कुछ अपने विशाल पंख फैलाकर शहर की दीवार से ऊपर की ओर उड़ता हुआ उसी दिशा में भागा जिस दिशा में उसके शिष्य उड़ गए थे। इस जोड़े के लिए एक विशाल पक्षी पर उड़ान भरने का पहला अनुभव अविस्मरणीय रहा। उन्होंने इस नए अनुभव का भरपूर आनंद लिया और लिम्बो के आसपास के नज़ारों को विहंगम दृष्टि से निहारा। ये उनकी सबसे अच्छी यादों में से एक थी, क्योंकि वे किसी दूसरी दुनिया में थे। वे दोनों समझ गए थे कि अपनी दुनिया में उन्हें ऐसा अनुभव अभी नहीं मिल पाएगा। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि उनके गायब होने के बाद दुनिया कितनी बदल गई है। उन्हें बस इतना पता था कि पहली आपदा के बाद एक अजीब ऊर्जा ने पशु जगत को प्रभावित किया और सभी जीव बदलने और विकसित होने लगे। शायद उनकी अनुपस्थिति में ऐसे विशाल पक्षी पहले ही प्रकट हो चुके थे, जो आम इंसानों को अपनी पीठ पर ढोने में सक्षम थे। बस उन्हें वश में करना बाकी था। ये लिम्बो की उनकी पहली यात्रा थी। जब वे पहली बार यहाँ आए थे तो उन्हें अपने आसपास के माहौल से कोई खुशी नहीं मिली थी। वे जंगल से डरे हुए थे, हर सरसराहट से डरते थे और अनजान डर से पूरी रात सो नहीं पाते थे। अपने हमशक्लों से सामना होने पर लगभग मरते मरते बचे तो फिर उनकी मुलाकात निमो और उसके साथियों से हुई। तभी उन्हें थोड़ी देर आराम करने का मौका मिला, लेकिन अगले ही दिन खतरा फिर से उन पर मंडरा रहा था और वे पागलों की तरह शहर की ओर भागे। रीसेट के बाद शहर में पहुंचते ही उनके सिस्टम ने उन्हें अत्यधिक तनाव दिया, जिससे वे पूरे 1 हफ्ते तक बेहोश रहे। वे मिलिका के घर में जागे। तब से लेकर आज तक उन्होंने अपना ज्यादातर समय मिलिका के घर और उसके आसपास लिम्बो नामक इस असामान्य जगह पर बिताया। दंपति उड़ान का आनंद लेते रहे। ईदान अपने आसपास की दुनिया को देख रहा था, तभी अचानक उसके दिमाग में अरबेल की आवाज आई। अरबेल, क्या आपको लगता है कि हम कोई रास्ता निकाल सकते हैं? अरबेल की आवाज में अनिश्चितता थी। बिल्कुल, ईदान ने आत्मविश्वास से कहा, उसे और भरोसा दिलाने की कोशिश करते हुए। कम से कम मुझे मिलिका पर भरोसा है और मैं उस पर भरोसा करता हूँ। मास्टर का इससे क्या लेना देना? अरबेल ने पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ईदान ने अचानक मिलिका का जिक्र क्यों किया। आप जानते हैं, मैं उन सभी घटनाओं के बारे में सोच रहा था जो हमारे साथ घटित हुई हैं और जो हमने आज सीखा है। मुझे लगता है कि मैं मोटे तौर पर पूरी तस्वीर समझ गया हूँ। ईदान ने इस अवसर का उपयोग करते हुए अरबेल के साथ अपने विचार साझा करने का निर्णय लिया। हालांकि इससे पहले उन्होंने सिस्टम से एक प्रश्न पूछा। मुझे बताओ सिस्टम, लिम्बो हमें क्यों निशाना बना रहा है? इस पूरे समय वे मिलिका की सुरक्षा में थे और वहां रहते हुए उनके साथ कुछ भी भयानक नहीं हुआ। अगर मिलिका लगातार उन्हें चेतावनी ना देती कि लिम्बो उन्हें निशाना बना रहा है, तो वे इस खतरे को बहुत पहले ही भूल चुके होते। अब जबकि वे एक सुरक्षित जगह से निकल आए हैं, तो इस खतरे का सामना करने की संभावना काफी बढ़ गई है। ईदान समझ गया था कि एडवेंचरर गिल्ड के पास बहुत सारी आंखें हैं और सबसे अधिक संभावना है कि कोई भी तब तक कोई कार्रवाई नहीं करेगा जब तक कि उनका समूह निषिद्ध क्षेत्र में ना पहुंच जाए। चलो सिस्टम, क्या तुम्हें लगता है कि हम नहीं समझते? उदाहरण के लिए मुझे यकीन है कि लिम्बो हमें ठीक तुम्हारी वजह से निशाना बना रहा है।
ईदान ने सिस्टम के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना कहा और अपनी राय व्यक्त करने का निर्णय लिया। मैं सही हूं ना? मुझे बताओ मैं सही हूं या गलत? हाँ मेज़बान, आप सही कह रहे हैं। इस दुनिया की चेतना ने आप पर नज़रें गड़ा दी हैं, क्योंकि वो आपके ज़रिए इस सिस्टम तक पहुंचना चाहती है। वो जानती है कि इस सिस्टम का आप दोनों से कुछ लेना देना है। हालांकि उसे बस इतना पता है कि वो मौजूद है और आपसे जुड़ी है। इसलिए सिस्टम ने आपसे कहा था कि आप इसके बारे में किसी और को ना बताएं, ताकि लिम्बो को इस सिस्टम के बारे में पता ना चले। आखिरकार सिस्टम ने लंबी खामोशी तोड़ते हुए कहा, जैसा कि मैंने अनुमान लगाया था। ईदान ने आह भरी। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? ईदान और सिस्टम की बातें सुनने के बाद अराबेल ने पूछा। देखिए, पहले तो मुझे लगा कि लिम्बो हमें इसलिए आक्रमण कर रहा है क्योंकि हम किसी दूसरी दुनिया से आए एलियन हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं इस दुनिया के बारे में जानता गया, मुझे शक होने लगा कि ये सिर्फ यही नहीं है। ईदान ने अपने विचार अराबेल के साथ साझा किए। जिस क्षण सिस्टम ने अपनी चेतना प्रकट की, लिम्बो ने उस पर आक्रमण किया और सिस्टम ने सुरक्षा को सक्रिय कर दिया। हमारे दिमाग को भूनने के उसके असफल प्रयास के बाद जब हम होश में आए तो उसने हमें यही बताया था। जब ईदान ने ये शब्द कहे तो अराबेल को वे याद आ गए और वो थोड़ी कांप उठी, मानो उस पल को फिर से जी रही हो। आपने भी शायद उसकी बातों पर यकीन कर लिया होगा जैसे मैंने किया था, क्योंकि उसकी बातों में कोई झूठ नहीं था, बस उसने पूरा सच नहीं बताया। अब जबकि सिस्टम ने पुष्टि कर दी है कि लिम्बो इसे निशाना बना रहा है, मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि सिस्टम ने लिम्बो के आक्रमण के दौरान उसके कुछ राज जान लिए हैं और लिम्बो को इस बारे में पता है, इसलिए वो हम तक और सिस्टम तक पहुंचने की इतनी कोशिश कर रहा है। वो बस चोर तक पहुंचना चाहता है। ईदान ने निष्कर्ष निकाला। अराबेल ईदान के तर्क से आश्चर्यचकित थी। क्या आप आश्चर्यचकित हैं? ईदान ने अराबेल की चुप्पी को देखते हुए मानसिक संपर्क के माध्यम से उससे पूछा। हाँ, मैं सचमुच उलझन में हूँ, अराबेल ने पुष्टि की। मुझे नहीं लगता कि आप इस पर तब तक यकीन करेंगे जब तक मैं आपको कुछ तर्क ना बता दूं, जिनके आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। क्या आपको मिलिका के साथ हमारी बातचीत याद नहीं है, जब उसने अपनी हालत के बारे में बताया था? ईदान ने मिलिका से अपनी मुलाकात को याद करते हुए कहा। बेशक, अराबेल को ये बातचीत अच्छी तरह याद थी। लिम्बो के साथ समझौते के कारण मिलिका तीसरा शहर नहीं छोड़ सकती थी। एक दिन लिम्बो की चेतना के साथ आंशिक विलयन के परिणाम स्वरूप मिलिका को इस प्राणी के कुछ राज का पता चल गया था। तब से लिम्बो उसे किसी भी कीमत पर निगलने के लिए उसकी तलाश में है। ये जानकर मिलिका ने तीसरा शहर कभी न छोड़ा और जवाब में लिम्बो ने उसके शिष्यों और अधीनस्थों का सहारा लिया और उसे उकसाने की कोशिश की। वर्षों के टकराव के बाद आखिरकार दोनों एक समझौते पर पहुंचे। लिम्बो ने अपने शिष्यों और अधीनस्थों पर आक्रमण करने का वादा किया और मिलिका को तीसरा शहर छोड़कर लिम्बो के बारे में जानकारी साझा करने से मना कर दिया गया। ये याद करते हुए अराबेल को एहसास हुआ कि मिलिका की कहानी कुछ कुछ उनकी मौजूदा स्थिति से मिलती जुलती है। लिम्बो उनका शिकार उसी तरह करता है जैसे उसने कभी मिलिका का किया था, और ईदान का ये शक कि सिस्टम किसी तरह लिम्बो के राज जान लिए हैं अब महज अनुमान नहीं लगता। नहीं, अराबेल ईदान की बातों पर विश्वास करना शुरू कर दिया है कि ये सिस्टम के कारण ही था कि लिम्बो की चेतना उन्हें निशाना बना रही थी। अराबेल ने कहा, हमारी स्थिति वास्तव में मिलिका की कहानी से मिलती जुलती है। ईदान मुस्कुराया। उसे इस बात पर आश्चर्य हुआ कि अराबेल ने कितनी जल्दी समझ लिया कि क्या हो रहा था। उन्होंने कहा, ये सिस्टम की वजह से ही था कि डोपलगैंगर्स के जंगल से आए जीवों ने हम पर हमला किया और हमें रोकना चाहा। जंगल में भागते समय उन्हें संदेह होने लगा कि ये सभी अचानक परिवर्तन उनकी गलती थी। मैं अनुमान लगा रहा हूं कि लिम्बो अपनी पूरी सेना यूलालिया और निमो की उपस्थिति के कारण नहीं लाया, ईदान ने आगे कहा। ये सब मिलिका के साथ उसके समझौते का मामला है। अगर उसने और भी शक्तिशाली प्राणियों को भेजा होता तो यूलालिया और निमो शायद उन्हें संभाल नहीं पाते और इससे मिलिका के साथ हुए समझौते का उल्लंघन होता। अराबेल को भी पता था कि जो कुछ हो रहा था वो अजीब था। यदि लिम्बो उन्हें जाने नहीं देना चाहता था तो उसने अपनी सारी ताकतें आकर्षित कर ली होती, लेकिन तब ये केवल कुछ ही संख्या में डोपलगैंगर्स और साधारण प्राणियों तक सीमित थी जो उनकी रैंक से अधिक नहीं थे। शहर में प्रवेश करने के बाद स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया से पहले ही मिलिका ने हस्तक्षेप किया। उसने हमें अपने संरक्षण में ले लिया और इससे लिम्बो की चेतना हमें नुकसान पहुंचाने से बच गई क्योंकि हम उसके संरक्षण में थे और लिम्बो के साथ उसकी सहमति थी। तब से लेकर आज तक वे मिलिका के संरक्षण में हैं। ईदान की बातें सुनकर अराबेल सोच में डूब गई। उन्हें खुद भी याद नहीं था कि सिस्टम के कारण बेहोश होने के बाद क्या हुआ था। उन्होंने जो कुछ भी जाना था
वो सब उन्होंने यूलालिया से सीखा था। यूलिया के अनुसार उनके बेहोश होने के तुरंत बाद मिलिका प्रकट हुई और शहर के स्थानीय नेता हेक्टर नामक एक उच्च बौने से उनकी रक्षा की। उस समय तो उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब अरबेल को आश्चर्य होने लगा कि मिलिका इतनी जल्दी और अप्रत्याशित रूप से उनके बेहोश होने के ठीक बाद कैसे प्रकट हो गई। क्या मास्टर को हमारे बारे में पहले से ही पता था जब वो हमारे बेहोश होने के बाद हमारे पास आई थी? अरबेल ने ईदान से पूछा। मास्टर, कम से कम उसे पता था कि लिम्बो की चेतना हमारा पीछा कर रही थी, इसीलिए उसने हस्तक्षेप किया और हमें अपने संरक्षण में ले लिया, ईदान ने कहा। लेकिन मास्टर ऐसा कैसे कर सकती हैं? इससे पहले कि अरबेल सवाल पूछती, उसे खुद ही जवाब का एहसास हो गया। हाँ, सबसे अधिक संभावना है कि मास्टर का अभी भी लिम्बो की चेतना के साथ संबंध है और इसी तरह उसे पता चला कि वो हमारा शिकार कर रहा था। ईदान के शब्द बिल्कुल अरबेल के निष्कर्ष से मेल खाते थे। तो क्या सिस्टम का लिम्बो के दिमाग से भी कोई संबंध नहीं है? उसने पूछा। नहीं, इस सिस्टम का लिम्बो की चेतना से कोई संबंध नहीं है। सिस्टम ने स्वयं अरबेल के प्रश्न का उत्तर दिया। अरबेल सिस्टम के जवाब से हैरान थी। उसने ईदान से एक सवाल पूछा था और उसे उम्मीद नहीं थी कि सिस्टम खुद ही इस सवाल का जवाब देगा। अरबेल की तरह ईदान को भी आश्चर्य हुआ कि सिस्टम ने स्वयं ही प्रश्न का उत्तर दे दिया। जब हम उठे तो सिस्टम ने हमें जो कार्य दिया था वो मुझे तुरंत ही अजीब लगा था। सिस्टम की प्रतिक्रिया पर आश्चर्य कम होने के बाद उन्होंने अरबेल के साथ चर्चा जारी रखी। अरबेल ने इस कथन से सहमति जताते हुए उस समय की अपनी उलझन को याद किया। सिस्टम ने उन दोनों से रेन कबीले के किसी वंशज को ढूंढने और उसे अपना चैंपियन मानने को कहा। इससे उनके मन में सवाल उठे, रेन कबीले का वंशज कौन है और चैंपियन क्या है? सिस्टम ने उनके सवालों का जवाब देने की जहमत नहीं की। सिस्टम से उन्हें जो कार्य मिला था वो बाकी सभी कार्यों से अलग था। इसे विश्व खोज कहा जाता था और इसमें कई चरण शामिल थे। अब जब तुमने मुझे ये याद दिला दिया है तो मैं आखिरकार कुछ बातें समझ सकती हूँ, अरबेल ने सोचा। ये तथ्य कि निमो शायद रेन कबीले का वंशज है और विश्व राजा के सिंहासन के बारे में जानकारी, ये सब सिस्टम को लिम्बो के दिमाग से प्राप्त हुई थी। दूसरे शब्दों में कहें तो ये सभी निमो और ट्रॉन से संबंधित कार्य एक रहस्य से संबंधित थे जो लिम्बो के दिमाग की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था। अरबेल ने तुरंत निष्कर्ष निकाला। यह अजीब बात थी कि तब भी उसने सिस्टम के शब्दों पर ध्यान नहीं दिया था कि उसे ये जानकारी लिम्बो के दिमाग पर आक्रमण के कारण प्राप्त हुई थी। हाँ, ईदान ने सहमति जताई। सुखद आश्चर्य हुआ कि अरबेल ने खुद ही समझ लिया था कि क्या हो रहा था। भाड़ में जाए, मुझे अभी याद आया कि सिस्टम ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि लिम्बो के दिमाग से प्राप्त जानकारी के कारण उसे डोपलगैंगर्स के जंगल के मध्य भाग में एक अनोखे प्राणी के जन्म के बारे में पता चला था। अरबेल को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने इसे नज़रअंदाज कर दिया था। फिर भी सिस्टम ने अप्रत्यक्ष रूप से पुष्टि की कि उसने लिम्बो के कई राज चुरा लिए थे। ईदान हंसा। उसे भी आश्चर्य हुआ कि उसने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया था। क्या मजाक है? क्या तुम समझ भी रहे हो कि इसका क्या मतलब है? ईदान की हंसी से नाराज होकर अरबेल ने पूछा। बिल्कुल मैं समझता हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ, उसने उसके प्रश्न का उत्तर दिया। उसे कैसे न पता चलता कि वे सिस्टम द्वारा जारी एक मिशन पूरा करने जा रहे थे, एक काम जो सिस्टम को लिम्बो के दिमाग से प्राप्त जानकारी पर आधारित था, जबकि लिम्बो शायद इसी जानकारी के लीक होने की वजह से उनका पीछा कर रहा था। सरल शब्दों में कहें तो क्या वे निमो को डोपलगैंगर्स के जंगल से एक अनोखे प्राणी को वश में करने में मदद करें तो इससे लिम्बो का दिमाग क्रोधित नहीं होगा? अरबेल का पहले वाला खुशमिजाज मूड तुरंत गायब हो गया। उसे स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। सुनो, मैंने अभी तक सब कुछ नहीं कहा है। ईदान अरबेल की ओर मुड़कर उसके चिंतित विचारों से उसे विचलित करने की कोशिश करने लगा। लिम्बो में हमारे आगमन के बाद सिस्टम ने हमें जो मुख्य कार्य दिया था वो 6 महीने के भीतर इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना था। ईदान ने मुख्य कार्य की याद दिलाई। फिर वो चुप हो गया। ईदान को एहसास हुआ कि अगर वो इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो मामले की तह तक पहुंचने में काफ़ी वक्त लग जाएगा। इसीलिए उसने तय किया कि वो बारीकियों पर समय बर्बाद न करे और सीधे मुद्दे पर आए। मुझे संदेह है कि सिस्टम को पहले से ही पता है कि कहाँ और कैसे रास्ता निकालना है, ईदान ने अचानक अरबेल से कहा, मानो वो कोई बम फेंक रहा हो। हाँ, क्या? रुको, बस को अरबेल इस कथन से दंग रह गई। मैं मानता हूं कि तथाकथित विश्व राजा का सिंहासन इस जगह से छोड़ने से संबंधित है।
यही वह रहस्य है जिसे लिम्बो छुपाने की कोशिश कर रहा है। इसे बचाने के लिए इसने अपना ध्यान स्वामी की ओर लगाया, जिसे संभवतः इसके बारे में पता चल गया था और सिस्टम की तरह वह भी जानता है कि लिम्बो से बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है। क्या आप ये कह रहे हैं कि मालिक को सब कुछ पता है, लेकिन लिम्बो के समझौते के कारण न केवल वो शहर नहीं छोड़ सकती बल्कि वह ये जानकारी भी साझा नहीं कर सकती हैं? अरबेल ने पूछा। हाँ, तुम्हें बहुत पहले ही समझ लेना चाहिए था कि मालिक जितना बता रही हैं उससे कहीं ज्यादा जानती हैं, ईदान ने जवाब दिया, जिसके बाद वो कुछ देर के लिए चुप हो गया। फिर उसने आगे कहा, इसीलिए मैंने कहा कि मैं गुरु पर विश्वास करता हूँ और भरोसा करता हूँ।